बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जो भारत का भूगोल पेपर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो ये जो स्टैंडर्ड की 1 वीक सीरीज़ है इसमें हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो सभी अपनी जो स्टैंडर्ड की सीरीज़ है उसमें इन क्वेश्चनों को यहाँ से मैच करके टिक कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट में इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर उसके नंबर है, उनके सामने मैं टिक करने जा रहा हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जो क्वेश्चन है भारत विविधता में एकता वाला देश है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। इससे ऊपर जो दे रखा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको इसमें दिखाना है कि भारत में विविधता कैसे है। शुरुआत में ये दिखाओगे, जैसे जातियों की विविधता है, धर्मों की विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, प्रजातियों की विविधता है, भौगोलिक विविधता है, जैसे जलवायु, खनिज, ये सारी विविधताएं जो है इनका एग्जाम्पल दे दो। जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल दोगे, राजस्थान में रेगिस्तान मिलता है, जम्मू कश्मीर बर्फ़ में मिलती है, कहीं पर पेड़ पौधे ज़्यादा है, कहीं पर विविधता कम है, कहीं पर ज़्यादा है। तो ये सारी क्या है, भारत में विविधताएँ हैं। ठीक है, ये दिखानी है आपको शुरुआत में। तो उसके बाद में आपको लास्ट में दिखाना है इसमें भारत में विविधताओं के बावजूद भी पूरे भारत में एकता मिलती है। एकता कैसे मिलती है, जैसे रेलवे हैं, सड़कें हैं, ये पूरे भारत को क्या करते हैं, पूरे भारत को आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा भारत का संविधान है, यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी भारत को जोड़ती है। जैसे कुछ भाषाएं हैं, जैसे हिंदी भाषा है, लगभग पूरे भारत में बोली जाती है, लोग मोटा मोटा उसको समझ लेते हैं, तो वो क्या करती है, भारत को जोड़ती है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इसके नीचे दे रखा भारत विभिन्नताओं की भूमि है को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी उसका मतलब भी लगभग वही है, तो उसमें भी आंसर वही आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में इस साल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। अगला तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। तीसरा कौन सा है, हिमालय की उत्पत्ति और संरचना, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से आ सकता है। पहला तरीका, भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए। ठीक है, आगे है इसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला भारत के भौतिक विभाग पूछे हैं इसने, उसके बाद में पूछा है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, मतलब हिमालय पर्वत की बात कर रहा है यहाँ पर ये। तो एक क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। पहले तरीके से जो है ये पूछेगा भौतिक प्रदेश भारत के, उसमें कौन कौन से आएंगे, हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत, भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह है। ये भारत की क्या है, भौतिक प्रदेश है। तो शुरुआत में इनको आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। उसके बाद में जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसका आपको डिटेल से वर्णन करना है, कौन सा, हिमालय पर्वत का। एक तो ये है तरीका पूछने का। दूसरा तरीका है हिमालय की उत्पत्ति और संरचना के विकास पर निबंध लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी संरचना क्या है, इसके ऊपर वो अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोनों का ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में थोड़ा सा आगे वाला जो है इसका पार्ट आंसर का वो अलग आएगा, बाकी आंसर वही है, सेम ही। तो ये क्वेश्चन भी इस साल पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको भी आपको ढंग से पढ़ना है। तीसरे क्वेश्चन के बाद आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मानसून वाला, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ग्रीष्मकाल मानसून की उत्पत्ति प्रक्रिया। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति, विशेषता और महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन जो है मानसून को ऊपर ही आएगा, उसमें क्या पूछ सकता है वो, मानसून की उत्पत्ति, कि मानसून कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है मानसून, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, मतलब हिंद महासागर से भारत का मानसून उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है, मई जून के से इसकी स्टार्टिंग होती है और जुलाई अगस्त के महीनों में ये पूरे भारत को घेर लेता है और बारिश करता है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे वो दिखाना है, इसकी विशेषताएं आपको देखनी है कौन कौन सी है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हो, पानी कितना ज़रूरी है। जैसे खेती वगैरह के लिए मानसून ज़रूरी होता है, उस टाइम पे भारत में कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। खेती के अलावा पशुओं के लिए है, नहरें, कई सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मानसून आवश्यक होता है। और मानसून के अलावा इसकी महत्व के अलावा क्या दिखाना, लास्ट में इसको अल नीनो से जोड़ना आपको। अल नीनो जो है ये भारत के मानसून के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। अल नीनो जब भी आता है उस साल मानसून कमज़ोर होता है, और जब अल नीनो नहीं होता उस साल मानसून अच्छा होता है। इसको आपको डिटेल से समझाना है, अल नीनो क्या है और भारत का उसको मानसून के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन इस पर एक ही बनेगा, भारत में
दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति, विशेषता और महत्व। ये क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, और हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले, वो उत्पत्ति विशेष क्रियाविधि इसमें आ ही रही है और अल नीनो को उससे जोड़ के भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अल नीनो को भी पढ़ लेना है साथ में, मानसून से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है अल नीनो। इस तरह से ये छठा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए। पेज नंबर 2, इस पे जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसमें फसलों के ऊपर, भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फसलें आपको कौन कौन सी पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें कुछ फसलें दी हुई है, उन फसलों का आपको क्या देखना है। एक तो इनका क्या देखना है, आवश्यक भौगोलिक दशा कौन कौन सी है। जैसे गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, ये फसलें हैं, इनकी आवश्यक भौगोलिक दशाएँ कौन कौन सी है, मतलब जलवायु किस तरह की चाहिए इनके लिए, मिट्टी किस तरह की चाहिए, कौन कौन सी जो है इसमें मृदाएँ चाहिए इनके लिए, ये चीज़ आपको देखनी है। और भौगोलिक दशाओं के अलावा कौन कौन से राज्यों में इसका उत्पादन होता है, मतलब भौगोलिक वितरण, ये भी इसमें पूछा जा सकता है। तो 2 चीज़ें पूछेगा वो, कोई भी फसल का नाम दे देगा, जैसे गेहूँ अथवा चावल में दे देगा कोई 2, या फिर 1 दे सकता है, ठीक है, और या फिर गन्ने का दे दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, गन्ना, गेहूँ, चावल, तीन फसलें जो है ये आ सकती है। इनका आपको क्या करना है, भौगोलिक दशाएँ देखनी है आवश्यक, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएँ वो आपको देखनी है इसके लिए। और इसके अलावा इनका क्या देखना है, भारत में जो इनका वितरण है, मतलब कौन कौन से राज्यों में ज़्यादा उत्पादन होता है इनका, वो आपको लिखना है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना, चाय कॉफ़ी जो है इसको आप छोड़ सकते हो, इसमें सिर्फ आप गेहूँ, चावल और गन्ना, तीन जो फसलें हैं इन तीनों को पढ़ सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है भारत में वनों से जुड़ा हुआ, वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, भारत में वनों का प्रादेशिक वितरण पढ़ना है। इसमें लिख रहा है भारत में वनों के प्रादेशिक वितरण का व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है वनों के जलवायु और मिट्टी के साथ संबंध प्रदर्शित कीजिए। तो जलवायु जो है, जहाँ पर जैसी जलवायु मिलती है वहाँ पर उसी तरह के वन मिलते हैं, ये तो आपको पता ही है। जलवायु से जो है वन प्रभावित होते हैं, जैसे भारत में रेगिस्तानी जलवायु है, शुष्क जलवायु है, तो यहाँ पर वन किस तरह के मिलते हैं, यहाँ पर कटीले वन मिलते हैं, शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं। ऐसे ही जैसी जलवायु होती है वही उसी तरह के वन मिलते हैं। मिट्टी जो है उसके अकॉर्डिंग भी वन पाए जाते हैं, ये आपको शुरू में दिखाना है। इसके बाद में भारत में कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है भारत में सूती वस्त्र उद्योग, ये क्वेश्चन है। तो इसमें 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती है सूती वस्त्र के अंदर। सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, और जो कपड़े बनते हैं सूती के ये मोस्टली शहरों में बनते हैं। तो इस उद्योग के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। पहला इसमें क्या पूछा जा सकता है, स्थानीयकरण, सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण मतलब सूती वस्त्र जो है कुछ विशेष स्थानों पर लगा हुआ है, वहाँ पर ही वो क्यों लगा है, उसकी कौन कौन से कारण है उसके पीछे जो वहाँ पर लगा हुआ है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग मोस्टली शहरों में लगा हुआ है, शहरों में क्यों लगा हुआ है, क्योंकि शहरों में बड़े बाज़ार मिलते हैं, मार्केट, तो वहाँ पर उसकी बिक्री करना आसान होता है। दूसरा, वहाँ पर लेबर भी मिल जाती है, मजदूर वहाँ पर मिल जाते हैं काम करने वाले। और इसके अलावा जो है सूती वस्त्र उद्योग की जो कच्चा माल होता है वो कपास होता है, तो कपास जो है हल्का होता है, इस वजह से इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस कारण से सूती वस्त्र उद्योग पूरे भारत में फैला हुआ है। तो इसके स्थानीयकरण में आपको क्या दिखाना है, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पूरे भारत में फैला हुआ है, और जो शहरों में लगा हुआ है उसके पीछे क्या कारण है। इसके बाद में अगला है इसमें सूती वस्त्र उद्योग का विकास। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण कौन कौन से, तो वो दोनों एक ही बात है, स्थानीयकरण और विकास, ठीक है। इसको आपको डिटेल से लिखना है अगर ऐसे पूछा जाए तो। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये हो सकता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति, उत्पादन एवं संरक्षण, ये हो सकता है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा सकता है, अवस्थिति मतलब सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ फैला हुआ है,
कौन कौन से राज्यों में जो है सूती वस्त्र फैला हुआ है और वहाँ पर कौन कौन से शहरों में ये इसके कारखाने लगे हुए हैं, प्रमुख प्रमुख शहर कौन कौन से जहाँ पर इसके कारखाने, ये इसकी अवस्थिति हो जाएगी। ठीक है, और इसी में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कैसे दे रखा है, तीसरा नंबर बात में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के वितरण की मानचित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन वही है, अवस्थिति और वितरण एक ही बात होती है, लेकिन इसमें क्या दे दिया, मानचित्र सहित। तो मानचित्र तो आपको बनाना ही है, क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए। मानचित्र में आप क्या दिखाओगे, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र लिखे और जहाँ जहाँ सेंटर है वो आपको दिखाना है राज्य वाइज। जैसे राजस्थान में, राजस्थान भीलवाड़ा, पाली, कोटा, अजमेर, ये क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है, तो इनका आपको मैप में दिखाना है, इंडिया के मैप में। इसके अलावा कानपुर, इलाहाबाद वगैरह कहाँ पर है, यूपी में है, अहमदाबाद, मुंबई, ये गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में है, तो इनको आपको मैप के हिसाब से दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, कौन सा है अगला, इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए तथा किसी एक का विस्तार से वर्णन करो। ठीक है, भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से। औद्योगिक प्रदेश का मतलब है कोई ऐसा क्षेत्र होता है बड़ा सा जिसमें बहुत सारे उद्योग लगे होते हैं, मतलब वहाँ पर उद्योगों का संकेंद्रण जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। एक ही जगह पर, एक ही इलाके में बहुत सारे उद्योग होते हैं, उसको औद्योगिक प्रदेश बोला जाता है। भारत में ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसा होता है मुंबई पुणे के आसपास, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे उद्योग हैं। दिल्ली के आसपास होता है, तो दिल्ली गुड़गांव वाला जो औद्योगिक प्रदेश है वो एक अलग औद्योगिक प्रदेश हो गया। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश हो गया। चेन्नई कोयम्बटूर उद्योगिक प्रदेश हो गया, क्योंकि चेन्नई के आसपास भी बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। इस तरह से भारत में कई सारे उद्योग है, औद्योगिक प्रदेश है। भारत में कई सारे, लगभग 8 से 9 औद्योगिक प्रदेश है, जिनका आपको सबको नाम लिखना है। पहला पूछा है इसमें भारत का औद्योगिक प्रदेश को वर्णन कीजिए, सबका आपको एक एक करके नाम लिखना है। भारत में टोटल औद्योगिक प्रदेश कितने हैं। आगे पूछा है इसमें किसी एक का वर्णन कीजिए, किसी एक का वर्णन में से कोई सा भी आप ले सकते हो, जैसे दिल्ली मुंबई वाला ले सकते हो या चेन्नई वाला ले सकते हो, कोई सा भी आप इसमें से एक औद्योगिक प्रदेश ले सकते हो जिसका आपको डिटेल से वर्णन करना है। जैसे आप दिल्ली का वर्णन करना चाह रहे हो, दिल्ली गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश का, तो आप कैसे करोगे, दिल्ली गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश का वर्णन, उसमें आप सबसे पहले क्या दिखाओगे, ये औद्योगिक प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार कितना है। ठीक है, विस्तार में इसके आसपास के शहर जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, मेरठ, अलवर, भरतपुर, ये सारे किस में आते हैं, दिल्ली गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश में आते हैं। इन सब का हमको वर्णन करना है कि कौन कौन से इसमें शहर शामिल है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। विस्तार के बाद आप क्या करोगे, इसमें कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, कौन कौन से इसमें शहर है जो उद्योग के प्रमुख केंद्र है। तीसरा इसमें लिखोगे यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख उद्योग लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर कौन कौन से उद्योग है, यहाँ पर मोटर बाइक उद्योग है, इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से उद्योग है, यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, और भी कई सारे उद्योग है, कागज़ बनाने के उद्योग है जो यहाँ पर लगे हुए हैं, वो सारे आपको लिखने हैं कौन कौन से उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे दिल्ली वाले में, कि यहाँ पर उद्योगों का विकास ज़्यादा क्यों हुआ है, मतलब इस जो औद्योगिक प्रदेश है दिल्ली वाला, इसके विकास से कारण कौन कौन से, मतलब यहाँ पर उद्योग ज़्यादा क्यों लगे हुए हैं, इसके कारण क्या है। कारण में क्या लिखोगे, दिल्ली, एक तो पहली बात तो दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट उपलब्ध है, तो जो उद्योगपति है वहाँ पर क्या करते हैं, सामान बना के और मार्केट में बेच देते हैं। मार्केट के अलावा क्या है, परिवहन का केंद्र है दिल्ली, यहाँ पर चारों दिशाओं में सड़कें और रेलवे मार्ग बने हुए हैं, जिनसे यहाँ पर सामानों को लाने ले जाने में आसानी होती है, मतलब क्या है, परिवहन का प्रमुख केंद्र है। तो ये भी एक रीज़न है यहाँ पर उद्योगों का अधिक लगने का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उद्योगपति जो है उनके पास पैसा भी है, यहाँ के लोगों के पास पैसा है, इसलिए उद्योग लगाना थोड़ा आसान है। तो ये कई सारे और भी रीज़न है यहाँ पर जो इसके पीछे कारण है कि यहाँ पर उद्योग ज़्यादा क्यों लगे हुए हैं, तो बहुत सब आपको लिखने हैं इसमें। और सबसे लास्ट पेज जो है उसमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 31 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना क्वेश्चन 31 नंबर, इसमें आपको पहला तो पढ़ना है, पहला है सीमेंट उद्योग भारत में सीमेंट का उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग के अलावा आप पढ़ सकते हो कागज़ उद्योग। भारत में सीमेंट और कागज़ उद्योग दो प्रकार के उद्योग है भारत में, इनके ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है। सीमेंट उद्योग में क्या लिखोगे, सीमेंट उद्योग जो है भारत में कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है और क्यों, क्या क्या उसके कारण है जो वहाँ पर वो फैला हुआ है सीमेंट उद्योग। जैसे राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे राज्यों में सीमेंट उद्योग लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही ज़्यादा क्यों लगा हुआ है। ठीक है, सूरत में क्या दिखाओगे, सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पर, सीमेंट उद्योग का वितरण और उसके
कारण, इस तरह से इसका आंसर लिखना है। और कागज उद्योग का भी ऐसे लिखना है। भारत में कागज उद्योग के विकास के लिए भौगोलिक दशाएं लिखनी है शुरुआत में, तो कि इसके लिए स्थानीयकरण के कारण कौन कौन से हैं। कागज उद्योग किसी इलाके में लगता है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, और कागज उद्योग जो है भारत में कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, ये आपको दिखाना है। इनसे आगे जो क्वेश्चन है वो है भारत में हरित क्रांति। एक तो ये क्वेश्चन है 33 नंबर वाला, और इसमें दो चीज़ें दी हुई है। हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए। तो हरित क्रांति क्या थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। जैसे हरित क्रांति की विशेषताएं क्या क्या थी, हरित क्रांति में अच्छी क्वालिटी बीजों का यूज़ हुआ था, सिंचाई का यूज़ हुआ था, मशीनों का यूज़ किया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था, उत्पादन जो है भारत में खेती में तेज़ी से बढ़ा था। तो ये इसकी विशेषताएँ थी। इसके अलावा हरित क्रांति के क्या क्या फ़ायदे मिले, ठीक है, वो आपको लिखना है। जैसे उत्पादन वृद्धि हो गई, भारत की आयात में जो निर्भरता थी और देशों के ऊपर वो कम हो गई, ठीक है, किसानों के पास पैसा आया, ठीक है, जिससे गरीबी खत्म हुई भारत में। तो ये कई सारे जो है इसके फ़ायदे थे, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी थे, ठीक है, वो भी आपको इसमें लिखना है व्याख्या में साथ में, कि इसके क्या क्या नुकसान रहे। नुकसान के बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है, हरित क्रांति जो है उसकी जो कमियाँ थी उन कमियों को दूर करने के लिए भारत में क्या चलाई गई है, द्वितीय हरित क्रांति चलाई गई है। द्वितीय हरित क्रांति क्या है, प्रथम हरित क्रांति में जो कमियाँ रह गई उनको दूर करने के लिए एक दूसरी हरित क्रांति लाई गई है, वो उसका भी आपको लास्ट में वर्णन करके आना है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है, भारत में हरित क्रांति की असमानताओं का लेख लिखिए। हरित क्रांति की असमानता, इसमें सिर्फ क्या पूछा है, जो हरित क्रांति के नेगेटिव इफेक्ट है, इसके जो नुकसान हुए हरित क्रांति के, वही पूछे सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर फायदे नहीं लिखने, शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद में इसके क्या दिखाना है, हरित क्रांति के जो नुकसान हुए हैं उनका डिटेल से वर्णन करना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है। तो आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको डिटेल से पढ़ लेना, अगर नीचे वाला भी आएगा तो आप कर सकते हो उसको भी फिर से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या विस्फोट। 36 नंबर क्वेश्चन जो है कौन सा, भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति या जनसंख्या विस्फोट के कारण और दुष्परिणाम। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या में बहुत तेज गति से वृद्धि होना। तो भारत में 1970 के 80 के आसपास क्या हुआ था कि 70 के 80 के बीच में जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ी थी काफ़ी, उसको जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बोलते हैं। तो उसके कारण क्या क्या रहे थे और उसके परिणाम क्या क्या, कारण कौन कौन से थे, गरीबी है, शिक्षा है, ऐसे परिवार नियोजन का अभाव था, कई सारे कारण थे जिनकी वजह से जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी थी। और उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या पड़े थे वो इसमें लिखने हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़े थे, इससे बेरोज़गारी बढ़ी, गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, लोगों को जीवन यापन जो है उसमें समस्या आई, कुपोषण की समस्या बढ़ गई, कई सारी जो परिणाम है इसके नेगेटिव वो देखने को मिले थे। इसके अलावा क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, भारत में जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए एवं इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्याओं का निराकरण के उपाय बताइए। तो उपाय कौन कौन से लिखोगे, जनसंख्या को वृद्धि को रोकने के उपाय लिखने हैं यहाँ पर। जैसे परिवार नियोजन करते हैं हम, परिवार नियोजन में क्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि परिवार जो है लिमिट होना चाहिए। जैसे 2 बच्चे हैं उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रोक लगा दी बच्चों पे, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारे उपाय अपनाए, जनसंख्या के लिए नीतियाँ बनाई हैं, जनसंख्या वृद्धि जो कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या संबंधित नीति बनाई गवर्नमेंट ने। उन सब का आपको इसमें वर्णन करना है कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।